हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन इन डिप्लोमा एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर 1 है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से स्टडी कर ली थी। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंक्रीट के संगठक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। अब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था कि आखिर कंक्रीट होती क्या है, कंक्रीट का यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने प्रकार की कंक्रीट होती है और कंक्रीट के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे जानकारी इकट्ठा कर ली थी। और हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि जो अब बाकी आगे के चैप्टर्स में या पूरी किताब में जहाँ भी अब कंक्रीट शब्द का नाम आएगा, वहाँ पे कंक्रीट का मतलब होगा सीमेंट कंक्रीट से। और पूरी बुक में हम लोग सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर 2 जिसका नाम कंक्रीट के संगठक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम के जो डिप्लोमा में एग्ज़ाम होंगे, उस डिप्लोमा एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप कभी भविष्य में आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से गारंटी है कि 1 से 2 या 3 से मतलब अधिक से अधिक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट में टोटल डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज उसका चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कंक्रीट के संगठक क्या-क्या होते हैं। और अब ये भी बताया था कि कंक्रीट का मतलब अब सीमेंट कंक्रीट ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि कंक्रीट के संगठन में बंधक पदार्थ होते हैं, मिलावा होता है, मिलावे में महीन मिलावा, मोटा मिलावा होता है, तो जल होता है। तो ये बंधक पदार्थ, एग्रीगेट और वाटर, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम लोग बनाते हैं कंक्रीट। तो अब कंक्रीट में कुछ और ये भी हमने पिछले चैप्टर में ही बताया था कि उसमें कुछ विशेष कंक्रीट में कुछ विशेष गुण विकसित करने के लिए कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जिन्हें एडमिक्सचर कहते हैं। तो कंक्रीट की सामर्थ्य व गुण इनके संगठकों की गुणता व अनुपात पर निर्भर करता है। मतलब कि जो हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उस उसकी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टी कैसी हैं और उनका रेशियो कितना रख रहे हैं, इसी पे डिपेंड करता है हम लोगों की कंक्रीट की सामर्थ्य। तो अब नेक्स्ट देखते हैं सीमेंट। अब जितने भी, अब चूंकि हमने संगठन पढ़ लिए कि सीमेंट हो गया, मोटा मिलावा हो गया, महीन मिलावा हो गया और जल हो गया, इन सबको मिला के कंक्रीट बनता है। तो अब एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट लेते हैं। तो अब सीमेंट कैसे बनता है, इसके क्या गुण होते हैं, कौन कौन से परीक्षण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सीमेंट, जनरली जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं वो सीमेंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें लगभग 65% कैल्सीरियस मतलब चूनामय पदार्थ होता है और 35% मृत्तिकामय यानी कि आर्जिलिशियस पदार्थ मिलकर रोटेटरी भट्ठी में फूंक कर व महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। पानी मिलाने पर यह जमकर पत्थर की भांति कठोर व सामर्थ्यवान बन जाता है। तो अब जो सीमेंट है या पोर्टलैंड सीमेंट है, इसकी खोज किसने की थी? जोसेफ एस्पडीन ने की थी। जो कि अब वर्तमान में पोर्टलैंड सीमेंट का परिचय, जो वर्तमान में पोर्टलैंड सीमेंट यूज हो रही है, उसका जो उसकी खोज की थी, वो खोज की थी जोसेफ एस्पडीन ने। अब इस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि इस सीमेंट का रंग इंग्लैंड के, कहाँ के, इंग्लैंड के एक स्थान है, वहाँ उस इंग्लैंड के एक स्थान का नाम है पोर्टलैंड, वहाँ की खान से निकाले जाने वाले चूना पत्थर से मिलता था। अब देखो, जो सीमेंट होती है ना, जैसा कि हमने पीछे देखा है कि चूना में पदार्थ, चूना पत्थर को कुछ आर्जिलिशियस मटेरियल्स के साथ पीस करके बनाया जाता है। तो पोर्टलैंड के पास की एक खदान थी, माइन थी, वहाँ से जो चूना पत्थर निकलता था, उसका कलर इस पोर्टलैंड सीमेंट के कलर के जैसा ही था। तो इसीलिए इस सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट कहने लगे। अब पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कैसे होता है, उनके कितने प्रोसेस हैं, ये देखते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी के उत्पादन की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है गीली विधि और दूसरी विधि है सूखी विधि। अब सीमेंट उत्पादन की उपरोक्त दोनों विधियां लगभग एक जैसी ही हैं। दोनों विधियों में कच्चे पदार्थों को मिलाना, फूंकना यानी कैल्सिनेशन, उसके बाद उसको पीसना, तीनों प्रोसेस समान होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो सूखी विधि होती है, इसमें हम लोग पाउडर के रूप में जितने मटेरियल सब पीस के इसमें कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब इसमें बर्निंग करते हैं। और जो गीली विधि होती है,
इसमें से इन सब जितने भी मटेरियल होते हैं उन सब का पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट को स्लरी कहते हैं। उसके स्लरी को भट्टी में डाल के फिर फूंकते हैं तो हम लोगों की सीमेंट बनती है। अब सूखी विधि की तुलना में गीली विधि द्वारा तैयार सीमेंट उत्तम गुण का होता है। मतलब जो वेट प्रोसेस होता है सीमेंट बनाने का, वो किससे अच्छा होता है? ड्राई से अच्छा होता है वेट प्रोसेस। इसीलिए अब आजकल हम लोग गीली विधि ही अपनाते हैं। और अब आपके जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो आपके यहाँ का सिलेबस है उसमें गीली विधि है सीमेंट उत्पादन की, उसी का वर्णन किया गया है। हालांकि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में जो आपकी बीएम की बुक है उसमें सीमेंट चैप्टर है, उसमें से आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा कि सूखी विधि क्या होती है, गीली विधि क्या होती है और उनके उत्पादन का फ्लो चार्ट कैसा है। वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। पर एक बार फिर से हम लोग गीली विधि का जो वर्णन है एक बार देख ही ले रहे हैं, कैसे गीली विधि से उत्पादन करते हैं सीमेंट का। तो गीली विधि द्वारा सीमेंट उत्पादन करने के 3 चरण होते हैं। पहला है स्लरी बनाना। जितने भी मटेरियल होते हैं सीमेंट में डालने वाले उन सबको पीस के स्लरी बना लेते हैं और फिर क्लिंकर बना लेते हैं। अब क्लिंकर जो स्लरी होती है उसको भट्टी में डाल देते हैं तो छोटे छोटे 5 से 10 के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिनको क्लिंकर कहते हैं और फिर इन्हीं क्लिंकरों को पीस लेते हैं तो हम लोगों की सीमेंट बन जाती है। तो 3 चरण होते हैं गीली विधि से सीमेंट बनाने के। अब पहले चरण में स्लरी तैयार करना। अब स्लरी तैयार करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि सीमेंट बनाने के लिए लगभग 65% चूना पत्थर और 35% मृतिका ली जाती है। प्रीवियसली हमने देख ही लिया है इस चीज़ को। तो चूना पत्थर को खदानों से निकाल कर संदलकों मतलब जॉ क्रशर, इसमें ये है कि जब चूना पत्थर निकाला जाता है तो काफ़ी बड़े बड़े टुकड़ों में होता है तो उसको पहले जॉ क्रशर में डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में लगभग 25 से 30 टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। और फिर इसी प्रकार मृत्तिका के ढेलों को भी फोड़कर साफ कर लिया जाता है। और अब दोनों पदार्थों को उपरोक्त अनुपात मतलब 65% चूना और 35% आर्जिलिशियस मटेरियल को मिलाकर पर्याप्त पानी लगभग 30 से 40% पानी मिलाकर एक गीली पिसाई कर ली जाती है। मतलब गीली पिसाई एकदम पेस्ट बना दिया जाता है और यह पिसाई धावन चक्की वाश मिल में होती है। पानी डाल के चूनामय पदार्थ और मृत्तिका आर्जिलिशियस मटेरियल को मतलब वाश मिल में डाल के पिसाई कर ली जाती है और पिसाई पे जो घोल बनता है उसे ही हम लोग स्लरी कहते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चरण 2। अब चरण 2 में होता यह है कि क्लिंकर बनाते हैं। अब जो स्लरी है परखी हुई सीमेंट स्लरी को, अब परखी हुई सीमेंट स्लरी मतलब कि हम लोग स्लरी बनाने से पहले ये देख लेते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि कितना चूना होना चाहिए, कितना सिलिका होना चाहिए, कितना मैग्नीशिया होना चाहिए, कितना आयरन होना चाहिए। इन सब चीज़ों को सब पहले से ही बैलेंस करके स्लरी बना लेते हैं और स्लरी बनाने के बाद उसको पंप में डाल के घोंडी भट्टी में भेज दिया जाता है, रोटेटरी क्लीन में भेज दिया जाता है। अब स्लरी को भट्टी के ऊपर सिरे से फुहार की भांति भट्टी में फेंका जाता है। अब मतलब ये है कि अभी हम लोग एक चित्र से देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब ये देखिए जी आपका क्या है, रोटेटरी क्लीन। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा प्रोसेस, फिर हम इसमें बताते हैं कि कहाँ से डाला जाता है स्लरी को और कहाँ से क्लिंकर निकलते हैं और कैसा प्रोसेस ये पूरा होता है। तो स्लरी को भट्टी के ऊपरी सिरे से फुहार की भांति भट्टी में फेंका जाता है और निचले सिरे से पिसा हुआ कोयला ईंधन संपीड़ित वायु द्वारा झोंका जाता है और घूर्णी भट्टी के ढालू स्थिति में होने से तथा अपने अक्ष पर घूमने के कारण स्लरी धीरे धीरे नीचे की ओर सरकती है और भट्टी के भीतर बढ़ते तापक्रम 25 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म गैसों की लपेट में आती हुई पक जाती है और छोटी छोटी ग्रंथियां नोड्स में बदल जाती हैं और आगे सरकने पर इनकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये ग्रंथियां कुछ बड़े गोले 5 से 10 के रूप में जिन्हें क्लिंकर कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये क्या है, हमारी रोटेटरी क्लीन है, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है कि देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जूम कर लेते हैं इसको। देख लेते हैं, ये देखिए जूम करने पे ये पता चल रहा है। देखिए ये जो है ना, यहाँ से हम लोग स्लरी डालते हैं और ये यहाँ पे लिखा है कि एग्जॉस्ट चैम्बर। अब इसमें करते क्या है कि यहाँ से हम लोग कोयले कोयले का एग्जॉस्ट मतलब यहाँ से गर्म गैसें कोयले द्वारा कोयले से मतलब इसमें गर्मी उत्पादित करते हैं तो यहीं से डाला जाता है।
तो नीचे तो इसका ये जो बाहर की नीचे नीचे की परत देखते हैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जो ऊपर से यहाँ से स्लरी डाली जाती है, तो यहाँ से स्लरी डाल के अब देखिए ये जो होता है, ये आपके यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है, तो ये जो पूरी ये भट्ठी होती है घूमती रहती है, और नीचे कोयला से नीचे वाला पूरा पोर्शन जो होता है पूरा गर्म कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे होता कितना टेम्परेचर है, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इस जगह पे, यहाँ पे लगभग 250 डिग्री के सेंटीग्रेड से शुरू होता है, और आखिरी में आते आते यहाँ तक लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है यहाँ तक। उसके आगे फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक कूलिंग पार्ट होता है, उसके बाद यहाँ से जितने भी छोटे हुए टुकड़े होते हैं जो स्लरी के, यहाँ से स्लरी डाली गई थी, और यहाँ पे ये पूरी घूंडी भट्टी में पकते हुए लास्ट में थोड़ा सा ठंडा होके इस जो यहाँ से धीरे से नीचे निकल आते हैं आपके क्लिंकर। तो ये ऐसे पूरा ये भट्ठी काम करती है। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब ये होता क्या है, इसको प्लेन में नहीं रखते हैं, थोड़ा ढालू, ये ऊपर रहता है और ये पोर्शन नीचे रहता है, तो देखो ढालू पोर्शन में रखा गया है ना। तो इसी ढालू पोर्शन मतलब इसकी जो स्थिति होती है ढालू होने के कारण जो यहाँ से स्लरी होती है, इस जगह से जो डाली गई स्लरी होती है, यहाँ से डाली गई स्लरी है, यहाँ से क्या डाला गया, स्लरी, और यहाँ से क्या निकला, क्लिंकर। यहाँ से क्लिंकर निकल रहा है, यहाँ स्लरी डाली गई, और इसको एक ढालू में रखा गया है ऐसे। तो इसी ढालू के कारण जो स्लरी होती है लास्ट में क्लिंकर बन जाती है, और जब ये जो इसका स्लोप होता है, इसी स्लोप के कारण खिसकते हुए नीचे चली जाती है। तो यही लिखा हुआ है, घूर्णी भट्टी के ढालू स्थिति में होने के कारण और अपने अच्छे में घूमती रहती है, तो स्लरी खिसकते खिसकते लास्ट में क्लिंकर बन के बाहर हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा सीमेंट, ये गीली विधि द्वारा सीमेंट बनाने का। तो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्लिंकर बनने के बाद आखिर होता क्या है। तो क्लिंकर बनने के बाद इसमें होता ये है कि जब छोटे छोटे जो क्लिंकर होते हैं उसको हम लोग बाल मिल में, पहले बाल मिल में, उसके बाद एक ट्यूब मिल में, खूब पहले बाल मिल में होता क्या है, ये जो क्लिंकर होते हैं इसको पीस लिया जाता है तो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, और बिल्कुल महीन करने के लिए फिर इसको ट्यूब मिल में पीस लिया जाता है। तो बाल मिल का वर्किंग प्रोसेस क्या है, देखिए यहाँ पे फीडिंग जहाँ पे लिखा है इस जगह पे, यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं, क्लिंकर, यहाँ से क्लिंकर डालते हैं, और ये जो छोटे छोटे इसमें बॉल्स होती हैं मेटल की, और जो क्लिंकर जब डाले जाते हैं तो इसी में घूम घूम के इन्हीं इन्हीं बॉल्स के बीच में घूम घूम के एकदम बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में क्लिंकर टूट जाते हैं, और यहाँ से पाउडर के रूप में बाहर आ जाते हैं इस जगह से। तो ये हो गया आपका पिसाई, और इसी में 2 से 3% जिप्सम डाल देते हैं। अब जिप्सम क्यों डालते हैं, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है भाई। अगर जैसे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो सीमेंट को जब मिलावा, सीमेंट और जल तीनों को मिला देते हैं तो कुछ समय बाद ही तो कहीं प्लेस कर देते हैं ना, ऐसा तो है नहीं जैसे मिलाएं तुरंत ही प्लेस कर देंगे, कम से कम 15 से 20 30 मिनट तो लगता ही है प्लेस करने में। तो 15 20 या 30 मिनट तक ये कंक्रीट अपनी जम ना जाए, इसीलिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ताकि ये थोड़ा मंदक का काम करता है तो तुरंत ही नहीं जमने देता है पूरी कंक्रीट को या सीमेंट को। तो नेक्स्ट देखते हैं अब सीमेंट के घटक और उनका प्रकार। तो सीमेंट के कौन कौन से घटक होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला घटक है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है, लगभग 60 से 65% होता है कैल्शियम ऑक्साइड पूरे सीमेंट में। और ये बाइंडिंग बंधक का काम करता है, किसका काम करता है, बाइंडिंग का। यही जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है सीमेंट में, इसी के कारण होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इसी के कारण डेवलप होती है। और अब कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, और ये अब इसकी अगर जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अगर ये बहुत ज़्यादा डाल दिया जाएगा तो फिर इसका मतलब कि एक्सपेंसन होने लगता है। अगर मिलाएंगे कहीं पे डालेंगे तो एक्सपेंड कर जाएगी, और जमने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचन हो जाएगा, तो क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसीलिए जो मतलब 60 से 65% तक ही इसको रखते हैं, इससे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा नहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सिलिका। सेकेंड नंबर पे जो इसका इंग्रेडिएंट्स आता है उसमें है सिलिका। सिलिका की मात्रा हम लोग रखते हैं 17 से 25% तक। अब सिलिका क्या करता है, देखो CaO जो था मतलब कैल्शियम ऑक्साइड था, वो तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा था, ये सीमेंट को क्या प्रदान करता है, स्ट्रेंथ। इसके कारण सीमेंट में आती है स्ट्रेंथ। और यही ये सिलिका होता है, ये चूने से क्रिया करके डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अभी ये डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, C2S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे।
पर ये इसी चूने के साथ क्रिया करके डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एलुमिना। अब एलुमिना क्या होता है कि शीघ्र जमने की प्रॉपर्टी, मतलब अगर जो सीमेंट होता है जो उसमें शीघ्र जमने की प्रॉपर्टी आती है वो एलुमिना के कारण होती है। किसकी आती है? क्विक सेटिंग। जो क्विक सेटिंग होती है वो एलुमिना के कारण आती है। और ये जो एलुमिना होता है यही चूने के साथ क्रिया करके टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड और क्या नाम है ये आपका FeO, यही एलुमिना चूने के साथ और आयरन के साथ क्रिया करके बनाता है। तो ये एडिशनल चीज़ है, इसे तो आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा अपना जो आंसर है थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हालांकि जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना ही ध्यान रखते हैं और इतना ही याद कर लेते हैं तो यही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। डिप्लोमा में तो आप हमारे जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इनसे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। इवन आप अगर आगे कभी कंपटीशन में देंगे तो भी ये सफिशियंट है उसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। अब कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम हमने बता ही दिया था इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है मंदक के रूप में काम करना और इसकी जो मात्रा रखते हैं कितनी रखते हैं? लगभग 3 से 5% रखते हैं। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसको कठोरता और सामर्थ्य प्रदान करता है। अब ये क्या काम करता था? रिटार्डर के रूप में काम करता था। और ये क्या काम करता है? ये हम लोगों को स्ट्रेंथ देता है प्लस कठोरता, मतलब कि हार्डनेस आती है इसी से। प्लस जो एक भूरा कलर आता है ना, ग्रे कलर, वो भी इसी के कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सीमेंट को कठोरता व रंग ही प्रदान करता है और जो केमिकल एक्शंस होते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और नेक्स्ट है हमारा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये क्या करता है? ये सीमेंट को साउंडनेस प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? साउंडनेस। अब साउंडनेस होता क्या है और ये किसके कारण होता है, इसको कम कैसे कर सकते हैं, अभी जब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सीमेंट के परीक्षण, उसमें से हम लोग देखते हैं कि ये साउंडनेस क्या होता है और उसको कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आखिरी में इसमें क्या आता है? क्षार या सोडा, मतलब एल्कलीज। एल्कलीज की मात्रा बहुत कम रखते हैं, 0.5 से 1% रखते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इफ्लोरेंस आ जाएगी। इफ्लोरेंस होता क्या है कि देखा होगा कभी आपने, जब दीवार बनती है तो दीवार के किनारे किनारे अगर थोड़ा सा भी नमी आ जाती है तो एल्कलीज अगर आपके सीमेंट में होंगे तो वो नमी अवशोषित करके फिर जो किनारे का प्लास्टर है वो नीचे गिरने लगता है झड़ झड़ के। तो इसीलिए ये एल्कलीज की मात्रा बहुत कम ही रखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है सीमेंट का रासायनिक संगठन तथा हाइड्रेशन, मतलब जल योजन। अब ये जब जो केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं सीमेंट के वो देख लेते हैं। तो जनरली जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं 4 तरह के होते हैं, जिसमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड और टेट्रा कैल्शियम नहीं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होते हैं, ये 4 जो इसके केमिकल कंपोजिशन होते हैं इनके बारे में हमेशा एक क्वेश्चन डिप्लोमा में पूछा जाता है। और अगर आप कभी आगे बढ़ के SSC जेई के देंगे एग्ज़ाम, SSC जेई मेंस में कम से कम 5 से 6 बार ये बोग जो इसके बोग यौगिक होते हैं, बोग कंपाउंड्स होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। और बाकी जितने भी हम लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो पूछा ही जाता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितनी होती है, इसका क्या काम होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कितनी होती है, इसका क्या काम होता है। उसी तरह C3A और C4F इन सब की इन सब का मतलब कि कितनी वैल्यू होती है और इनका काम क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जो C3S है मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अब ये क्या काम करता है कि यही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा सीमेंट में, सबसे ज़्यादा यही होता भी है, कितना है 40%। और ये सीमेंट को क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ। हम लोगों ने पहले भी देखा था, सिलिका थी तो वो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान कर रही थी। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण ही सीमेंट क्या होता है, देखो सेट होना और उसमें सामर्थ्य आना अलग अलग चीज़ होती है। तो जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है इसके कारण सीमेंट में क्या आती है? सामर्थ्य आती है, मतलब जो हार्डनिंग होती है सीमेंट की वो उसी के कारण होती है। हार्डनिंग सीमेंट
में जो हार्डनिंग होती हो इसके कारण होती है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसकी मात्रा 30% होती है और इसका काम क्या होता है कि जब हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसका काम शुरू होता है और ये लाइफ लॉन्ग रासायनिक क्रिया करता रहता है। और जैसा कि हम लोग पिछली प्रॉपर्टी में देखे थे कंक्रीट की, कंक्रीट चिरस्थायी होता है, वो इसी यौगिक के कारण होता है। इसके कारण जो कंक्रीट होता है उसकी सामर्थ्य हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये चीज़ हम लोग CTS के बारे में देख लिए। नेक्स्ट है C3A, मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसकी जो मात्रा होती है वो 11% होती है और इसका काम ये होता है कि ये जो सीमेंट होता है ना, अब यहाँ पे हार्डनिंग तो सीख लेते हैं, एक चीज़ होती है सेटिंग। तो जो सेटिंग होती है इसी के कारण होती है। तो ये होता क्या है, ये जो क्विक सेटिंग होती है वो इसी के कारण होती है, C3A के क्विक सेटिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो इसकी मात्रा भी लगभग 11% होती है, 9 से 11% लेते हैं जनरली, 9 to 11%। और इसका काम क्या होता है कि जो हम लोगों का जो हाइड्रेशन जब शुरू होता है तो हाइड्रेशन में ये और ये मिलके सबसे पहले हाइड्रेशन स्टार्ट करते हैं और इसका भी काम सेटिंग में ही होता है। मतलब ये जो C3A है और C4AF, मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये दोनों मिलके जो अर्ली सेटिंग शुरू होती है सीमेंट में, वो इन्हीं दोनों के कारण होती है। तो अब देखते हैं स्लरी के निस्तापन पर पहले टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट तथा अंत में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अब देखते हैं जो स्लरी होती है किसके निस्तापन में, स्लरी के, एक सेकेंड, स्लरी के, थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लेना अभी, निस्तापन में जो यौगिक बनते हैं वो यौगिक बनने का क्रम, बनने का क्रम। अब बनने का क्रम क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बनता है हम लोगों का टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, मतलब C4AF। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बनता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A। उसके बाद क्या बनता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। उसके बाद क्या बनता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3C3S। अब ये क्या है, जो ये देखो ये है हमारा स्लरी के निस्तापन में यौगिक बनने का क्रम ये होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसका, ये ए पार्ट अगर मान लेते हैं और बी पार्ट में अगर हाइड्रेशन होती है तो जल योजन यानी कि हाइड्रेशन, जल योजन के समय भाग लेने वाले यौगिकों का क्रम, ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है आपके, और जो डिप्लोमा के एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर के वहाँ भी पूछा जाएगा। तो इसलिए जल योजन के समय भाग लेने वाले यौगिकों का क्रम, इसको भी हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या भाग लेता है, C3A। सबसे पहले अगर भाग लेगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद कौन सा भाग लेगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड यानी कि C4AF। उसके बाद कौन भाग लेगा, उसके बाद भाग लेगा हमारा C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके लास्ट में कौन सा होता है, C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। हमने बोला था ना कि जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये करता क्या है, ये सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे आ रहा ना सबसे लास्ट में, तो लास्ट में मतलब जो आखिरी की स्ट्रेंथ आती है, जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ आती है, वो इसी के कारण आती है। इसीलिए देखो सबसे लास्ट में भाग ले रहा है। हमने बताया था ना कि जो क्विक सेटिंग होती है, जल्दी सेटिंग होती है, इनके कारण होती है और इसके कारण हार्डनिंग हो जाती है और लास्ट में जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ होती है इसके कारण मिलती रहती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं ये भी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसकी यहाँ पे अब आपके जो सिलेबस में 4 प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, फाइननेस, दूसरा क्या है, साउंडनेस, तीसरा क्या है, सेटिंग टाइम, और चौथा क्या है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं एक एक इन सब के बारे में। तो देखिए फाइननेस का मतलब ये हो गया कि सीमेंट जितनी ज़्यादा फाइन होगी, जितनी ज़्यादा फाइन होगी, अगर फाइन जितनी ज़्यादा होगी, FINE,
जितनी ज़्यादा फाइन होगी उतना ही अच्छा उसमें क्या होगा, हाइड्रेशन उतना अच्छा होगा और आसानी से सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है साउंडनेस। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो साउंडनेस का मतलब होता क्या है कि जो चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब कि जब हाइड्रेशन होता है तो कंक्रीट अपने आयतन में कितना परिवर्तन कर रही है, यही साउंडनेस से निकालते हैं। मतलब अगर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर रही है तो उसमें मतलब कि बिल्कुल निर्दोष है कंक्रीट, मतलब साउंडनेस प्रॉपर है उसमें। वो अगर उसका आयतन बदल रहा है तो मतलब प्रॉपर साउंडनेस उसमें, प्रॉपर निर्दोष नहीं है आपकी सीमेंट, मतलब साउंडनेस प्रॉपर नहीं है। अब जो साउंडनेस होती है ये आती किसके कारण है, तो जो फ्री लाइम होता है किसके कारण होती है, साउंडनेस, अनसाउंडनेस मतलब अनिर्दोषता। निर्दोष तो होती है जब कि जब आयतन नहीं बढ़ता है। अनसाउंडनेस मतलब जो दोषता यानी कि अनसाउंडनेस, डी, ये किसके कारण होती है, TU2 दो चीज़ों के कारण होती है। पहली क्या होती है, फ्री लाइम, और दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनके और इसके कारण जो सीमेंट होती है उसमें क्या होता है, अनिर्दोषता आ जाती है, मतलब अनसाउंडनेस आ जाती है। ठीक है ना, अनसाउंडनेस ड्यू टू दिस। नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग टाइम। अब भौतिक गुण में सेटिंग टाइम भी आता है। सेटिंग टाइम में दो तरह की सेटिंग टाइम होती है, एक इनिशियल टाइम होता है, एक होता है फाइनल। जनरली OPC में 30 मिनट इनिशियल टाइम लेते हैं और फाइनल लेते हैं 10 घंटा। और संपीड़न सामर्थ्य, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है सीमेंट की, इन सबको ज्ञात कैसे करते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का है सीमेंट के परीक्षण। इसी में जो अभी जैसे कि संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, जमाव काल क्या होता है, निर्दोषता क्या होती है, सूक्ष्मता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल से आगे भी समझे ले रहे हैं। तो सीमेंट के परीक्षण में दो प्रकार के परीक्षण होते हैं। पहला तो प्रयोगशाला परीक्षण हो गया और दूसरा स्थलीय परीक्षण हो गया। तो अब प्रयोगशाला में हम लोग कौन कौन से परीक्षण करते हैं ये देख लेते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसने IS 269 और 1989 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किए हैं। सबसे पहला परीक्षण कौन सा है, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। मतलब कि रासायनिक जो उसके रासायनिक संगठक हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में तो इसमें रासायनिक गठन परीक्षण में बताया गया है। तो इसमें होता यह है कि सीमेंट के जितने भी घटक होते हैं, मतलब कितने भी घटक की उपस्थिति, मात्रा, गुणों आदि की जो जांच होती है वो इसमें इस केमिकल कंपोजिशन टेस्ट के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे घटकों की उपस्थिति, घटकों की उपस्थिति, मात्रा तथा गुण, मात्रा तथा गुणों की जांच की जाती है। तो रासायनिक गठन परीक्षण इसमें करते क्या है, घटकों की उपस्थिति, उनकी मात्रा तथा उनके गुण, इन सब की जांच करते हैं किससे, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट से। और नेक्स्ट क्या है, सूक्ष्मता परीक्षण, फाइननेस फाइननेस टेस्ट। इसमें करते क्या हैं, देखिए इसमें क्या है, हम जैसे आप पहले ही बता चुके थे, जितना महीन होगा उतना ही सीमेंट हमारा अच्छा होगा और उतनी आसानी से उसमें हाइड्रेशन होगा और उतनी आसानी से वो जम जाएगी। तो और उतनी ही आसानी से इसमें जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, जितना महीन होगा उतनी तेज़ उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं भी होंगी। और मोटे सीमेंट के लिए अधिक पानी चाहिए और जो फाइन सीमेंट होता है उसके लिए कम पानी में भी आराम से जितनी हार्डनेस हम चाहते हैं उतनी हार्डनेस हम लोगों को मिल जाती है। और जो सूक्ष्मता परीक्षण होता है ना, इसको हम लोग चलनी से चाल के सीमेंट को ज्ञात करते हैं। इसमें होता ये है कि 100 ग्राम सीमेंट ले लेते हैं, क्या है 100
ग्राम क्या ले लिए, सीमेंट ले लिए। इसको हम लोग 90 माइक्रोन की चालनी से 15 मिनट तक चालते हैं। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक चालते हैं। और जो चलनी पे जितना जितना भाग रुक जाता है, जितना पास हो जाता है, देखिए पहली चीज़ तो इसमें ये है कि 90% सीमेंट पास हो जाना चाहिए, इस चालनी से पास हो जाना चाहिए। और रुकना कितना परसेंट चाहिए? 10% तक ही रुकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। ये सूक्ष्मता परीक्षण से ये वाला टेस्ट करते हैं। और जो जनरली जो सीमेंट के कणों का माप होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि साइज, एक स्टार पॉइंट बना लेते हैं, साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स वेरीज बिटवीन 75 माइक्रोन टू 150 माइक्रोन। तो ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूक्ष्मता परीक्षण बारे में समझ में आ गया। इसमें करते क्या है कि 90 mm की 90 माइक्रोन की एक चालनी लेते हैं, उसमें से 15 मिनट तक सीमेंट डाल के 100 ग्राम सीमेंट ले लिए, 90 माइक्रोन की एक चालनी ले लिए, उसमें से 100 ग्राम सीमेंट को डाल के 15 मिनट तक चालते हैं। तो जो अवशेष है वो 10% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, मतलब 90% तक पूरा जो सीमेंट है पास हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीमेंट है प्रॉपर फाइन है, जितनी हमें फाइननेस चाहिए उतनी फाइन है, मतलब मोटी सीमेंट नहीं है। और जो इस जितने भी रासायनिक क्रियाएं हैं और स्ट्रेंथ है प्रॉपर इस सीमेंट से आ जाएगी। तो सूक्ष्मता परीक्षण बारे में हम लोग समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सघनता परीक्षण, कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब ये टेस्ट करते किससे हैं और ये टेस्ट होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कि देखिए सघनता परीक्षण में होता यह है कि ये पहली चीज़ तो ये टेस्ट करते किससे हैं? विकार्ट ऑपरेटर से। किससे करते हैं? पिछले भी जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। विकार्ट ऑपरेटर्स से करते हैं टेस्ट। विकास ऑपरेटर्स टेस्ट करते हैं। तो अब इसमें करते क्या हैं कि देखो पहली बात तो कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो कंसिस्टेंसी पानी की वह मात्रा होती है जिसे सीमेंट में मिलाने पर ऐसा पेस्ट प्राप्त हो कि विकाट उपकरण का जो प्लंजर होता है वो सांचे में भरे पेस्ट से 33 से 35 mm गहराई तक घुस जाए, वही मानक सघनता वाला पेस्ट कहलाता है। तो चलो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कि आखिर ये सघनता परीक्षण होता क्या है। तो इसमें होता यह है कि पहली बात तो ये विकाट ऑपरेटर से करते हैं, और इसमें वो भी किससे? विकाट ऑपरेटर्स में जो यूज करते हैं हम लोग 10 mm जो डाया होता है का प्लंजर लेते हैं। 10 mm डाया के प्लंजर का प्रयोग करते हैं इस टेस्ट में। इसमें होता क्या है कि आपका ये हो गया आपका मोल्ड, ठीक है ना। इस मोल्ड पे हमने क्या है कि सीमेंट का पेस्ट भर दिया, सीमेंट का पेस्ट इसी में भर दिया। और इसमें क्या है कि जो ये है आपका एक मिनट फिर से देखते हैं। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एक प्लंजर। ये इसका साइज कितना है, जो डाया कितना है? 10 mm है, ठीक है ना। तब इसी मोल्ड में सीमेंट का पेस्ट भर दिया। अब जो ये प्लंजर है अगर ऊपर रख दिया जाए तो ये 40 mm की गहराई होती है। इस मोल्ड की कितनी होती है? 40। तो ये ऊपर से लगभग कितना अंदर तक चला जाना चाहिए? लगभग 33 से 35 mm। 33 से 35 mm तक अंदर चला जाना चाहिए। तो अब अगर मतलब वो वाटर
कंटेंट मतलब पानी का वह भार परसेंटेज में, जितने भार में जो ये 10 mm का जो ये प्लंजर है वो मोल्ड में 33 से 35% अंदर तक चला जाए, तो वही जो पानी की मात्रा होती है वही कंसिस्टेंसी कहलाती है सीमेंट की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी सीमेंट की होती क्या है। और इसे डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाई पी, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 35% पानी पे मान लिया एक उदाहरण पे कि इतनी कंसिस्टेंसी आ गई, मतलब 30 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर दिया मोल्ड को, तो जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? 0.35 पी कहलाएगी। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निर्दोषता या प्रसार परीक्षण क्या होता है, मतलब साउंडनेस टेस्ट क्या होता है। तो अब हमने पहले ही बताया था कि साउंडनेस का मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर नहीं हो रहा है तो मतलब सीमेंट क्या है? साउंड है। और अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, अगर हो रहा है तो मतलब क्या है? अनसाउंड है। ठीक है ना। और जो अनसाउंडनेस होती है वो किसके कारण आती है? ये आती है आपके फ्री लाइम के कारण और मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है ना, पहले भी पढ़ चुके थे, फिर से बता दे रहे हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने जितने भी ये हम परीक्षण बता रहे हैं आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में बीएम में पढ़ लिया होगा, पर फिर भी चूंकि अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हम लोग फिर भी एक बार अच्छे से देखे ले रहे हैं कि कौन कौन से परीक्षण होते हैं, उनको कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर होता है। तो नेक्स्ट है निर्दोषता या प्रसार परीक्षण। मतलब देखो साउंडनेस परीक्षण में हमने बता दिया कि चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर नहीं हो रहा है तो मतलब सीमेंट साउंड है, और अगर चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है तो सीमेंट अनसाउंड है। और जो चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब कि अनसाउंडनेस जो आ रही है वो फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण आती है। तो मतलब कि इनकी बहुत ज़्यादा जो मुक्त चूना होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा वैल्यू सीमेंट में नहीं होनी चाहिए। तो अब इसका जो हम लोग जांच है वो किससे करते हैं? उपकरण है ली चैटलियर, ली चैटलियर, इस उपकरण से करते हैं परीक्षण। ली चैटलियर उपकरण से परीक्षण करते हैं। इसमें लेते क्या हैं? देखिए हम लोग एक फ्लो डायग्राम में समझे ले रहे हैं पूरे जितने भी इसके परीक्षण हैं। इसमें लेते क्या हैं कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी ज्ञात कर लेते हैं, और इसमें जितनी भी सीमेंट होती है मतलब कि जो 0.78 पी पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला लेते हैं। और फिर अब जो पीक वैल्यू हमने पहले बताया था ना कंसिस्टेंसी होती है, पहले ज्ञात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी कितनी आई। जितनी कंसिस्टेंसी आती है हमारी सीमेंट की इस प्रोसीजर से, उसका 0.78 टाइम्स ले लेते हैं और उतना ही पानी फिर हम लोग इसमें सीमेंट में मिला देते हैं और उसका एक पेस्ट बना लेते हैं। और फिर एक सांचा, देखो इस प्रीवियस आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे करके सांचा होता है ली चैटलियर का। ठीक है, जहाँ पे ये इसकी लेंथ 165 होती है और जो ये इसका ये होता है 30 होता है, और ये 0.5 इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है 0.5 ये सब होता है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में भी ये दिया हुआ था। तो फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। तो अब इसमें क्या किया कि यहाँ पे पूरा पेस्ट भर के उसके ऊपर और नीचे की तरफ एक ग्लास की सीट लगा के इसको बंद कर दिए और 24 आवर के लिए छोड़ दिए। और 24 घंटे बाद किए क्या कि जो ये सीमेंट आपका जो ये पूरा उपकरण है इसको खौलते हुए पानी में यही पूरा उपकरण डाल दिए। और उसके बाद जब खौलते हुए उपकरण के डालने के बाद हमने बताया था ना ये 2D में तो ऐसे ही बन रहा, 3D में इसके ऊपर और नीचे भी ऐसे करके होता है, समझ रहे हैं ना। तो जो ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग जब खौलते हुए पानी में डाल देते हैं और उसके बाद नाप लेते हैं। तो ये प्रसार होता है, मतलब इसकी जो एक्सपेंशन होता है वो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आई होप्स आप लोगों को साउंडनेस टेस्ट भी समझ में आ गया होगा कि साउंडनेस टेस्ट होता क्या है। कि अगर चेंज ऑफ वैल्यू मतलब अपने आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब
अनसाउंड है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब साउंड है, मतलब निर्दोष है। वो होता किसके कारण है, इसका परीक्षण ली चैटलियर उपकरण से करते हैं। प्रोसेस क्या होता है, 0.78 कंसिस्टेंसी के साथ पानी लेते हैं और उस पानी में सीमेंट मिला देते हैं और सीमेंट मिलाने के बाद इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट को इस मोल्ड में भर देते हैं और 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 24 घंटे बाद इस पूरे मोल्ड को उठा के हम लोग खोलते हुए पानी में डाल देते हैं और उसके कुछ देर बाद हम लोग जो ये दोनों इसके सिरे होते हैं इनके बीच की लंबाई नापते हैं। तो जो प्रीवियस लंबाई होती है उससे 10 mm से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए ये लंबाई। अगर 10 mm से अधिक बढ़ रही है तो मतलब हमारी जो सीमेंट है वो अनसाउंड है, और 10 mm या 10 mm से कम तक बढ़ रही है तो मतलब हमारी सीमेंट साउंड है, मतलब कि निर्दोष है। तो आई होप आप लोगों को ये चारों टेस्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके टेस्ट। तो नेक्स्ट टेस्ट में क्या है कि जमाव काल, मतलब सेटिंग टाइम परीक्षण। तो इसमें भी दो तरह के सेटिंग टाइम होते हैं, एक होता है प्रारंभिक जमाव काल, एक होता है अंतिम जमाव काल। अब इन दोनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है, अंतिम जमाव काल क्या होता है। तो इसमें देखो ये भी जो टेस्ट होता है ना, जो जमाव काल परीक्षण होता है, ये भी हम लोग किससे करते हैं, विकार्ट ऑपरेटर से ही करते हैं। विकार्ट ऑपरेटस से ही ये भी टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रारंभिक जमाव काल होता है इसमें यूज करते हैं निडिल, विकार्ट ऑपरेटस निडिल यूज करते हैं। और अंतिम जमाव काल होता है इसमें क्या यूज करते हैं, कॉलर निडिल, निडिल विद कॉलर या फिर कॉलर निडिल, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है, अंतिम जमाव काल क्या होता है। तो एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं। तो प्रारंभिक जमाव काल मतलब ये होता है कि जैसे हमने सीमेंट तैयार किया, सीमेंट जैसे ही सीमेंट में पानी डाला तो कितनी देर बाद इसकी सेटिंग शुरू हो जाती है। तुरंत जैसे ही पानी डालेंगे तुरंत ही तो हाइड्रेशन तो तुरंत शुरू हो जाती है, पर तुरंत जमना तो शुरू नहीं होता है ना। जमने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है और वो टाइम कैसे ज्ञात करते हैं, वही हम लोग इससे मतलब प्रारंभिक जमाव काल से वही टाइम हम लोग निकालते हैं। तो जनरली जो ओपीसी होता है, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी, इसके लिए जो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ये होता है 30 मिनट। मतलब कि अगर आपने कंक्रीट मिलाया तो कंक्रीट में पानी मिलाया तो आपके पास टोटल 30 मिनट हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी कंक्रीट को जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर लीजिए अगर ओपीसी है तो। और यहीं पे एक होती है कंक्रीट क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग, इसकी जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो 5 मिनट ही होती है। मतलब जैसे ही आपने कंक्रीट में पानी मिलाया तो उसके 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको कंक्रीट को प्लेस कर देना है। तो ये हो गया प्रारंभिक जमाव काल। अंतिम जमाव काल क्या होता है कंक्रीट सीमेंट का, तो अंतिम जमाव काल में भी ओपीसी का जो अंतिम जमाव काल होता है वो तो लेते हैं हम लोग 10 घंटा। कितना लेते हैं, 10 घंटा इसका आपका जो ओपीसी होता है। और इसी तरह जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए लेते हैं 30 मिनट। अब देखो इसमें होता क्या है कि हम एक जनरली आपको बताए दे रहे हैं कि ये कैसे कैसे इसका जो परीक्षण होता है वो किया जाता है। तो इसमें वही जैसे पुराना हम लोग विकार्ट ऑपरेटर्स में मोल्ड लिए थे ना एक, वैसे उसी टाइप का एक मोल्ड ले लेते हैं, मोल्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने सीमेंट में पानी मिलाया और पानी का जो पेस्ट पेस्ट बनाया इसी में भर दिया, सीमेंट और पानी का, उसमें एक निडिल। अब इसमें निडिल कितनी लेते हैं, इसमें जो इसकी जो निडिल होती है प्रारंभिक जमाव काल वाली, इसकी जो निडिल होती है उसका व्यास होता है, निडिल का व्यास 1 mm होता है। मतलब जो उसकी फलक होती है वो 1 mm व्यास की होती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही जो ये निडिल है, इसकी जो ये डाया है वो 1 mm है, और इसी निडिल को इसमें डाल दिया जाएगा अगर मोल्ड में, तो ये जो नीचे से कितना छोड़ के 5 mm पहले ही ये निडिल रुक जानी चाहिए। मतलब ऊपर से छोड़ा तो अंदर पेनिट्रेट करते हुए चली आ रही है, तो जो नीचे इसकी जो सतह है, जो नीचे वाली सरफेस है, इससे 5 mm ऊपर अगर निडिल रुक जा रही है जितने टाइम बाद, तो वही टाइम इसका क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। वो ऐसे ही ज्ञात करते हैं। तो अंतिम जमाव काल कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें कॉलर निडिल लेते हैं। तो इसमें कॉलर निडिल में क्या होता है कि एक निडिल तो होती है, ये देखो एक ऐसी निडिल होती है
नीचे पर एक क्या लगा रहता है, कॉलर लगा रहता है। ये देखिए ऐसे कॉलर लगा रहता है। तो इसी मोल्ड में अब यही सीमेंट है। इनिशियल सेटिंग टाइम तो पता चल गया था, फाइनल सेटिंग टाइम ज्ञात करने के लिए यही एक मोल्ड फिर से उसी में जो हम लोग सीमेंट अपना बना के रखे थे, इसी में ये कॉलर है ऊपर से इसमें रखते हैं। इसी में ये आपका जो ये, एक सेकेंड, इसमें क्या करते हैं, जो ये आपका कॉलर है, ये वाला कॉलर नीडल, इसी को इसमें रखते हैं। अगर ये अपने जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, मतलब निशान है, अगर यहाँ पे पड़ जा रहे हैं तो मतलब अभी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं मिल रहा है। पर वो समय, जितने समय बाद ये जो इस कॉलर के जो निशान है इसके ऊपर वाली सरफेस में अगर मिलना बंद हो जाते हैं तो वही हमारा फाइनल सेटिंग टाइम कहलाती है। और फाइनल सेटिंग टाइम होता कितना है, ओपीसी के लिए होता है 10 घंटे, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए होता है कितना, 30 मिनट। तो आई होप आप लोगों को सेटिंग टाइम के बारे में भी पूरी डिटेल्ड मतलब कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सामर्थ्य परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट। अब जैसे अन्य पदार्थों की भांति सीमेंट कंक्रीट से निर्मित जो अवयव होते हैं, मतलब जितने भी बीम्स हो गई, लिंटल हो गया, स्लैब हो गया, इसमें भी तो स्ट्रेंथ आती है, और इन्हीं स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट से। तो अब लोग देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में कौन कौन सी होती है, दो तरह की स्ट्रेंथ होती है, एक होती है संपीड़न सामर्थ्य, एक होती है तनन सामर्थ्य। पिछले चैप्टर में भी हमने आपको कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य के बारे में बताया था, और यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है और कितनी वैल्यू होती है, तथा तनन सामर्थ्य क्या होती है और इसकी कितनी वैल्यू होती है और उसको कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब संपीड़न सामर्थ्य। तो सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग 70.6 mm जो फेस फलक वाला होता है उसका एक हम लोग क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के लिए हम लोग 1:3 1:3 अनुपात का क्या लेते हैं, मतलब यहाँ पे 1 क्या है, सीमेंट है, 3 क्या है, सैंड है। ठीक है, तो 1:3 सीमेंट और सैंड का एक पेस्ट बना के उसको एक क्यूब बनाते हैं। और क्यूब कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये हो गया आपका क्यूब, और इसकी जो ये कितना हो गया 70.6 mm, ये भी 70.6 mm, और ये भी जो आपकी ये है ये भी 70.6 mm, ये और ये मतलब 70.6 mm का एक क्यूब ले लेते हैं। और इस क्यूब को करते क्या है कि तीन तीन दिन व 7 दिन की तराई के पश्चात मशीन में रखकर और उस पर भार देकर इसकी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब ये क्यूब बना लिया हम लोगों ने, तो अब इनके कम से कम 3-3 हम लोग सैंपल लेते हैं, और 3-3 सैंपल को हम लोग पहले 3 दिन बाद, फिर 3 डेज बाद, 3 डेज स्ट्रेंथ, और फिर 7 डेज स्ट्रेंथ, ये निकाल लेते हैं। तो जो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो कम मिनिमम 16 Nm² होनी चाहिए, और जो 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो लगभग 22 Nm² होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा संपीड़न सामर्थ्य। और इसका टेस्ट कैसे करते हैं बता दिया। इसे 1:3 का सीमेंट और सैंड का रेशियो लेना है, उसको पानी में मिला के, अब पानी इसमें कितना मिलाते हैं तो कंसिस्टेंसी पहले ही निकाल लेते हैं इसकी। तो अब देखिए हम लोगों ने बीएम में पढ़ा भी होगा कि जिस इसकी कंसिस्टेंसी होती है P+3.5 या 4.5 लेते हैं। चलो हम इसको बाद में बता देंगे, इसका जो इसमें पानी की मात्रा वो कितनी लेते हैं। तो इसमें कुल मिला के पानी की मात्रा मिला के इसका ये आपके क्यूब कास्ट कर लिए जाते हैं, और क्यूब कास्ट करने के बाद 3 दिन और 7 दिन बाद इसमें चेक कर लेते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी 16 Nm/mm² से 3 दिन बाद 16 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 दिन बाद 22 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य में क्या करते हैं कि ब्रैकेट बनाते हैं इस टाइप के, देखो ऐसे टाइप के, इस टाइप के ब्रैकेट बना लेते हैं इसी सीमेंट और कंक्रीट का 1:3 का पेस्ट बना के फिर इस टाइप के स्टैंडर्ड ब्रैकेट बना लेते हैं। और ब्रैकेट को अब मशीन में डाल के एक इधर से टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट बना है ना, तो यहाँ पे एक क्लैंप मिल जाता है इसको इधर से, और ये क्लैंप मिल गया इधर से, तो ये इधर साइड में फोर्स लगाया गया, इधर साइड में मशीन में रख के फोर्स लगाया जाता है। तो जिस फोर्स पे टूट जाते हैं तो वही इनकी टेंसाइल फोर्स कहलाती है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 3 डेज बाद
3 डेज स्ट्रेंथ कितनी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और 7 डेज स्ट्रेंथ कितनी होती है देख लेते हैं। तो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो 7 दिन की होती है वो 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सामर्थ्य परीक्षण भी समझ में आ गया होगा आपको, सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, कितना लेते हैं, और 3 दिन बाद 7 दिन बाद उनकी स्ट्रेंथ कितनी आती है। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे ब्रैकेट बनाते हैं और कैसे फोर्स लगाते हैं, कितने दिन बाद कितनी स्ट्रेंथ होती है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों के स्थलीय परीक्षण सीमेंट के। अब सीमेंट के स्थलीय परीक्षण मतलब जैसे आप फील्ड में गए, आप इंजीनियर हो गए और आप फील्ड में गए और आप फील्ड में सीमेंट रखी है, तो आप सीमेंट को देख के कैसे पता कर पाएंगे स्थल में ही, सीमेंट को देख के छू के कि ये सीमेंट सही है कि नहीं है हमारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग जैसे क्या है कि इसका जो रंग होता है, क्या होता है, इसका जो रंग है, क्या है, रंग। पहले तो रंग देख लेते हैं, तो रंग कैसा होना चाहिए, इसका रंग होना चाहिए ग्रे, ग्रे कलर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रे, ग्रे कलर होना चाहिए इसका रंग, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ है कि महीनता देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फाइननेस, फाइननेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से, मतलब खूब एकदम बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं ताप, क्या देखते हैं, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देख के हम लोग क्या पता करते हैं, तो हमेशा जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए सीमेंट को। कूल क्यों होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन नहीं हुआ। अगर सीमेंट में जैसे ही हाइड्रेशन स्टार्ट होती है वैसे ही सीमेंट गर्म हो जाती है। आप लोगों ने फील्ड में भी देखा होगा कि जैसे ही हम लोग सीमेंट में पानी मिला देते हैं तो सीमेंट हमेशा गर्म हो जाती है। और गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वो 120 कैलोरी जो एनर्जी होती है वो रिलीज कर देती है, मतलब 120 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज करने लगती है, इसीलिए सीमेंट गर्म होने लगती है। तो अब स्थलीय परीक्षण हम लोग ये भी देखते हैं कि सीमेंट का टेम्परेचर कैसा है, उसे कूल ही रहना चाहिए। अगर अगर गर्म लग रही है आपको सीमेंट, तो मतलब उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया है और अब ये हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए अच्छी सीमेंट नहीं है। और इसी तरह पानी में जांच कर लेते हैं, मतलब कि इसको पानी में एक मुट्ठी सीमेंट ले लें और पानी में अगर डाल दें तो सीमेंट तैरना नहीं चाहिए, मतलब सीमेंट को डूब जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर तैरता रहेगा तो मतलब पोरस है सीमेंट, उतनी अच्छी सीमेंट है नहीं हमारी, उसे तुरंत ही डूब जाना चाहिए इसके अंदर। और इसमें देख लेते हैं एक लम्प्स, मतलब ढेले ना उपस्थित हों, क्या ना हो, लम्प्स, ढेला, ये भी देख लेते हैं। सीमेंट फाइनली होनी चाहिए, इसकी फाइनेस प्रॉपर होनी चाहिए, छोटे छोटे ढेले नहीं बने होने चाहिए। ढेले कब बनते हैं, अगर थोड़ा बहुत पानी पड़ जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पे जम के ढेला बन जाएगा। अगर ढेला बन गया तो हमारी सीमेंट क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसलिए परीक्षण समझ में आ गया ना, ये रंग कैसा होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए, फाइननेस प्रॉपर फाइन होनी चाहिए, टेम्परेचर सीमेंट ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए, और सीमेंट में ढेले नहीं होने चाहिए छोटे छोटे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कितने टाइप की सीमेंट होती हैं। तो सबसे पहला अब देख लेते हैं, सीमेंट मूलतः एक बंधक पदार्थ है, ऑब्वियस सी बात है, हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं और सभी जानते हैं कि सीमेंट क्या है, एक बंधक पदार्थ है। परंतु निर्माण कार्य के प्रकार और संरचनात्मक अवयवों की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर अब अनेक प्रकार व गुणों वाली सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है। अब विभिन्न प्रकार के सीमेंटों के नाम निम्नलिखित हैं, तो एक एक करके कितने टाइप की सीमेंट होती है हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा क्या है, शीघ्र कठोरी सीमेंट। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो आईएस कोड होता है वो होता है 2691989। तो अब देखो ओपीसी भी 3 टाइप की होती है, 3 ग्रेड की ओपीसी होती है। ओपीसी में जो पहला ग्रेड है, ओपीसी, 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 ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड 33, 43, 53। जो इसका आईएस कोड होता है वो आईएस 269 होता है, इसका होता है आईएस 188112, और इसका होता है आईएस 12269। ये याद कर लेना, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं अलग अलग जेई के एग्जाम्स में। जो इसके जो आईएस कोड हैं, ओपीसी ग्रेड 33 का आईएस कोड क्या होता है, ओपीसी ग्रेड 43 का आईएस कोड क्या होता है, और ओपीसी ग्रेड 53 का आईएस कोड क्या होता है, ये डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो ये अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसमें जो 33, 43 और 53 है ना, ये आपकी
स्ट्रेंथ शो कर रही है। क्या शो कर रही है? स्ट्रेंथ। 33 का मतलब है कि 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है 28 दिन बाद। 43 का मतलब है कि इसकी 43 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसकी 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ है तराई के बाद। इसी तरह 53 भी स्ट्रेंथ ही है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि ओपीसी मतलब जो हम लोग जनरली अब जितनी भी सीमेंट हम लोग जनरली यहाँ पे देखते हैं, नॉर्मली हम लोग अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं, वो सारी ओपीसी ही होती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं शीघ्र कठोरी सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसमें होता क्या है कि देखो, हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, अभी बता चुके हैं। इसका मतलब है कि कितनी जल्दी इसमें स्ट्रेंथ। हार्डनिंग मतलब होता है स्ट्रेंथ। जितनी जल्दी आपकी कंक्रीट में स्ट्रेंथ आने लगेगी उतना ही जल्दी वो हार्ड हो जाएगी। तो ये किसके कारण होती है? C3S। मतलब अगर C3S की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी से जमने लगेगी अपनी अपनी सीमेंट। तो ये हो गई शीघ्र कठोरी सीमेंट। मतलब कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है हम लोगों के सीमेंट का? 10 घंटे। 10 घंटे के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हमारी सीमेंट जमने लगे, मतलब प्रॉपर स्ट्रेंथ आने लगे, वही शीघ्र कठोरी सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहलाती है। और अगर कोई सीमेंट है, अगर उसको आप चाहते हैं कि और जल्दी जम जाए, तो उसमें C3S की जो वैल्यू होती है वो बढ़ा दो तो इस बहुत जल्दी जमने लगती है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास कौन सी सीमेंट है? शीघ्र जमने वाली, यानी कि क्विक सेटिंग सीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है क्या? जमती है। मतलब कि और ये किसके कारण होता है? C3A और C4AF। इन दोनों की अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम लोगों की सीमेंट क्विक सेटिंग होती है। अभी हम लोग जब पिछले टॉपिक बोक कंपाउंड में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि C3 और C4AF का काम ही क्या होता है कि सीमेंट को जल्दी से जल्दी सेट करना। अब देखो, यहाँ पे आप लोग दो टर्म सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सेटिंग, एक होता है हार्डनिंग। ठीक है ना? तो सेटिंग और हार्डनिंग एक नहीं है, अलग अलग हैं। सेट मतलब ये होता है कि आपकी जो सीमेंट है या फिर आप जो कंक्रीट बना रहे हैं उसे सीमेंट से, तो वो सेटिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने अब भाई सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर मिलाया, उसके कितनी देर बाद सेट हो गया, मतलब कि सेट तो हो गया। अब जिस मोल्ड, जैसे मोल्ड में हम लोग ढाल रहे थे, मतलब जैसे फर्मा में हम लोग ढाल रहे थे, वैसे फर्मे में ढाल तो गई है, तो अगर फर्मा हटा देंगे तो वो पूरी सीमेंट बिखर जाएगी। तो मतलब सेट हुई है पर उसमें स्ट्रेंथ नहीं आया है, अभी हम उसमें चल नहीं सकते हैं, उस पर कोई लोड नहीं, लोड बियर नहीं कर सकती है वो स्ट्रक्चर, सिर्फ सेट हुई है। और हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि वो सेट तो पहले ही हो गई थी, अब उसमें प्रॉपर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब हम उस वो लोड बेयर करने के लायक हो गई है। तो आई होप आप लोगों को ये दो टर्म है, हार्डनिंग और सेटिंग, इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। कई स्टूडेंट्स को हमेशा पूरे डिप्लोमा भर शीघ्र कटोरी, रैपिड हार्डनिंग और रैपिड क्विक सेटिंग सीमेंट में ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, पर एक ही चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अल्प ऊष्मा सीमेंट, लो हीट सीमेंट। अब इसमें होता क्या है कि जब मास स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब जैसे डैम हो गया, रिटेनिंग वाल हो गया, जहाँ पे कंक्रीट एक जगह पर ढेर सारी डालते हैं, जब वो बनाते हैं तो उसमें अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली ओपीसी यूज करेंगे, तो उसमें होता क्या है भाई कि अब पता लगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, इतनी बड़ी कास्टिंग करनी है हम लोग, काफ़ी इसकी काफ़ी गहराई है, काफ़ी ऊंचाई है, सब कुछ है। तो अगर इसमें हमने कंक्रीट भर दिया तो कंक्रीट ऊपर की सरफेस है वो तो भाई अगर ऊपर जो सरफेस है वो जल्दी से हार्ड हो गई, जो नीचे की जो अंदर की सरफेस है वो प्रॉपर उसमें हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो, ऊपर वाली हाइड्रेशन हो के ऊपर वाली पता लगा जम गई और वो नीचे वाली नहीं जमी। और नीचे जब हाइड्रेशन होगा सीमेंट में, उसके बाद उसमें से ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा निकलेगी तो भाई इनमें दरारें आ जाएंगी। तो इन दरारों से निपटने के लिए हम लोग करते क्या है कि लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। मतलब कि इसमें किसकी किसकी भाई हीट किसके कारण सबसे ज़्यादा होगी? C3A और C4AF, इन्हीं के कारण सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक्शन शुरू करते हैं हाइड्रेशन में। तो इनकी मात्रा अगर हम किसी सीमेंट में कम कर दें और किसकी मात्रा बढ़ा दें, C2S की, क्योंकि सबसे आखिरी में तो यही काम करता है ना, अगर इसकी मात्रा हम लोग बढ़ा देंगे तो हम लोगों को एक अल्प ऊष्मा वाली लो हीट सीमेंट में मिल जाएगी। तो लो हीट सीमेंट बनाने के लिए हम लोग करते क्या है? C3A और C4AF, मतलब कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड, इनकी मात्रा तो हम लोग कर देते हैं कम, और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा हम लोग देते हैं बढ़ा। तो हम लोगों को मिल जाती है लो हीट सीमेंट। और लो हीट सीमेंट का ही यूज हम लोग मास कंक्रीटिंग, डैम या फिर रिटेनिंग वाल वगैरह में करते हैं, ताकि उसमें क्रैक्स ना डेवलप हों। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है? सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कौन कौन सी होती हैं? देखो, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग नॉर्मली कंक्रीटिंग कर देंगे और उसमें से अगर क्रैक्स आ गए, खा गए, क्रैक्स आ गए, मतलब कि ज़्यादा ऊष्मा रिलीज होने के कारण अगर क्रैक्स आ गए, तो भाई अब सल्फेट रेजिस्टिंग मतलब अगर यही नाले में यूज कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी केमिकल युक्त पानी जाता है, मतलब काफ़ी गंदा पानी रहता है।
तो पता लगा अगर वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे तो क्रैक्स के थ्रू पानी अंदर घुस जाएगा, और अंदर अगर हम लोग सरिया यूज किए हैं कंक्रीट में तो वो पानी फिर सरिया ख़राब कर देगा, और कुछ दिन में ओवरऑल जो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है या फिर नाली है, नाला है, कुछ भी वो ख़राब हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंट जो आपकी सीमेंट होती है वो यूज करते हैं। अब इसमें भी किसकी मात्रा कम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, किसकी मात्रा कम करेंगे, C3A की तो मात्रा कम करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले भी देखा है। तो वैसे इसमें C3A की मात्रा कम कर देते हैं। जनरली हम लोगों का कितना होता है C3A, जनरली होता है 11% के आसपास C3A, पर इसमें जो मैक्सिमम C3A है वो 5 से 6% ही रखते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट क्या हो गई, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी धातुमल या स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब देखो स्लैग सीमेंट को इस जो CEM होता है, CEMENT, तो स्लैग सीमेंट होता यह है कि जब जैसे हम लोग लोहे का भट्टी में लोहे का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो जो लोहे के प्यूरिफिकेशन के बाद जो स्लैग बचता है, तो उस स्लैग में काफ़ी ज़्यादा आपके जो मतलब कि जो बाइंडिंग जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जैसे चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मतलब कि क्या क्या स्लैग में, स्लैग ESLAG, एक सेकेंड, इरेजर दिस, स्लैग, स्लैग क्या कंटेन करता है, स्लैग कंटेन चूना, लाइम, स्लैग में क्या होता है, चूना, सिलिका, और क्या होता है, एलुमिना। अभी हम लोगों ने देखा था कि केमिकल कंपोजिशन में वो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होते हैं सीमेंट के, तो यही तो होता है, लाइम होता है, सिलिका होता है, एलुमिना होता है, और स्लैग में भी सेम चीज़ होती है, लाइम होता है, सिलिका होता है, एलुमिना होता है। तो अब इन्हीं स्लैग को क्लिंकर के साथ पीस लेते हैं, जो सीमेंट क्लिंकर होते हैं उसी में से कितने कितने परसेंट ले लेते हैं स्लैग को, स्लैग लगभग ले लेते हैं 35 से 65%। जो स्लैग होता है इसको ले लेते हैं और इन्हीं क्लिंकर के साथ पीस लेते हैं, तो जो सीमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो आई होप आप लोगों को पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है और ये कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होता है, आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट होती क्या है, देखिए इसमें ऑर्नामेंटल जगह पे यूज करते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। अब जैसे आपको अपने घर के बाहरी सरफेस हो गई, उनमें सफ़ेद सीमेंट का यूज करते हैं तो थोड़ा लुक बढ़िया आता है, अपीयरेंस अच्छी आती है। तब उसमें होता क्या है कि ये जो होता है ना, शुद्ध चाक से बनाया जाता है, मतलब जो इसका जो जो चूना लेते हैं, अब इसको जो जब बर्निंग की जाती है, मतलब जब इसका कैल्सिनेशन किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने गीले प्रोसेस में देखा था कि कोयला कोयला जलाया जाता था वहाँ पे इसके कैल्सिनेशन के लिए, पर इसके कैल्सिनेशन में हम लोग कोयला नहीं जलाते हैं। इसमें हम लोग करते क्या हैं, जो वाइट सीमेंट होती है इसमें हम लोग जो ऑयल होता है, कोयले के स्थान पर तेल ईंधन का प्रयोग करते हैं। किसका, कोल का यूज नहीं करते हैं, कोल का यूज नहीं करते हैं, और किसका यूज करते हैं, ऑयल फ्यूल, मतलब तेल ईंधन, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कोल के कारण हमारी सीमेंट थोड़ा भूरी कलर की हो जाती है, हालांकि और इसमें एक क्या है कि जो आयरन होता है ना, आयरन ऑक्साइड, उसका भी यूज बहुत कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसके कारण हमारा जो सीमेंट होता है उसका कलर कैसा आता है, वाइट आ जाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कलर्ड सीमेंट। अब जैसे वाइट सीमेंट था वैसे कलर्ड सीमेंट। अब इसी वाइट सीमेंट में अगर अलग अलग कलर डाल देंगे तो हम लोगों के अलग अलग जो मतलब कलर्ड सीमेंट मिल जाएगी हम लोगों को। अब जैसे इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें, हम लोग इधर थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ये लाइन को, और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कौन कौन से पदार्थ डालते हैं तो कौन कौन सा कलर आता है। तो जैसे हम लोगों ने क्या डाला, आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्साइड डाल दिया सीमेंट में तो ये हो गया हमारा रेड कलर के लिए, रेड कलर। ठीक है, और नेक्स्ट है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MgO2। अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया तो ये क्या होता है, ब्लैक ग्रे कलर, इससे आ जाता है। और नेक्स्ट है हमारा क्या, कोबाल्ट। क्या डाल दिए, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करता है, ब्लू कलर ले आता है। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्रोमियम ऑक्साइड। क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड। ये किसके लिए होता है, ग्रीन कलर के लिए। तो ग्रीन के लिए क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, ब्लू के लिए क्या है, कोबाल्ट, और ब्लैक ग्रे के लिए क्या है, MgO2 मतलब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड किसके लिए है, ये है रेड कलर के लिए। तो
रंगीन सीमेंट मतलब वाइट सीमेंट में अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड मिला देंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा MgO2, कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड मिला के हम लोग अलग अलग कलर प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पोज़ोलाना सीमेंट। अब पोज़ोलाना सीमेंट होती क्या है? अब इसमें जो पोज़ोलाना मतलब ये होता है कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना PPC, इसमें जैसे जो भाई जब कभी लावा फूटता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ज्वालामुखी से जो पर्वत से जो जो लावा निकलता है ना, जब वो सूख जाता है तो उसे पोज़ोलाना कहते हैं। तो उसी पोज़ोलाना में भी यही सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या क्या होता है उसमें भी? उसमें भी लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करते हैं। तो उसी को अगर इसी क्लिंकर में मिला के पीस देते हैं तो उसे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें लगभग लेते क्या हैं उसमें, देखो इसमें क्या था कि जो स्लैग कंटेंस, स्लैग में क्या था कि 35 से 65% तक स्लैग ले लेते थे, और पोज़ोलाना में क्या करते हैं कि 30% पोज़ोलाना लेते हैं प्लस 70% क्लिंकर ले लेते हैं और इनको पीस लेते हैं तो हम लोग को पोज़ोलाना, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट मिल जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसमें एल्यूमिना की मात्रा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और अब एल्यूमिना की मात्रा बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है हमारा? अब इसमें ये होता है कि देखो, जब एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देते हैं, ये तो हाई एल्यूमिना सीमेंट पहले बनती कैसे ये देख लेते हैं। जो नॉर्मल OPC आपकी होती है ना, इसी में से जो क्लिंकर होते हैं, इसी को चूना पत्थर, मतलब कि क्लिंकर बनाने से पहले चूना पत्थर को बॉक्साइट के साथ, किसके साथ, बॉक्साइट के साथ पीस के हम लोग बनाते हैं क्या, हाई एल्यूमिना सीमेंट। और हाई एल्यूमिना सीमेंट किसके रजिस्ट होता है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग। अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, THAWING, थ्राजिंग रेजिस्टेंट। ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट है तो उसमें अगर कोई क्या ऐसी जगह है जहाँ पे रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है और दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे इफेक्ट को कहते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट, जहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। पता लगा बहुत अचानक से टेम्परेचर कम हो गया, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसे फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट कहते हैं। और फ्रीजिंग और थॉइंग इफेक्ट को रेजिस्टेंस, मतलब इनके जो इसको ख़त्म कौन सी सीमेंट करती है। नॉर्मली अगर सीमेंट यूज करेंगे तो कभी अचानक से एक्सपेंशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्रैक्स आ जाएंगी। तो इसीलिए अगर हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करते हैं तो फ्रीजिंग और थाइंग इफेक्ट इसको रेजिस्टेंट मतलब कि इसको काट देता है, ताकि इससे मतलब फ्रीजिंग और थाइंग से कोई दिक्कत नहीं होती है ये हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करने से। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होती क्या है कि अब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में तो सीमेंट होता है, और देखिए अब इसमें जो हाइड्रो, अब ये अगर हम पानी, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी सीलन वाली स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लोग हाइड जो OPC है जनरली उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का। और इस सीमेंट में होता क्या है कि जब क्लिंकर बनाते हैं ना, उसी समय कुछ जो जल प्रतिकारी यौगिक होते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक एजेंट्स होते हैं, उनको उसी समय डाल दिया जाता है क्लिंकर बनाते समय ही सीमेंट में। तो उनका काम क्या होता है कि जब कभी भी सीलन वाली जगहों पे ऐसी सीमेंट से कोई स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी बनाते हैं तो सीलन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं है इस पे, हमारी स्ट्रक्चर या फिर सीमेंट या फिर कंक्रीट में। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो देख लिया हमने। इसी तरह देखो हमने आज इस वाले चैप्टर में हमने पूरा सीमेंट के बारे में हमने पूरा डिटेल्स हर एक चीज़ पढ़ लिया। मतलब इसमें देख लेते हैं शुरू से क्या क्या पढ़ा हमने। सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा है सीमेंट होती क्या है, सीमेंट का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये भी हमने देख लिया था। और इसके बाद कितनी मेथड होते हैं इसको बनाने की, स्लरी कैसे तैयार की जाती है, और क्लिंकर कैसे बनते हैं। हम लोगों ने पूरा इसमें जो आपकी ये जो रोटेटरी क्लिन थी उस पर कहाँ से स्लरी कैसे इनपुट कर रहे हैं, कहाँ से डाल रहे हैं, कैसे इसमें तापमान बढ़ा रहे हैं, और कहाँ से हमको क्लिंकर मिल रहे हैं, ये सब हमने देख लिया। और इसके बाद बाल मिल में पिसाई और ट्यूब मिल में पिसाई कैसे हो रही है, कैसे मिल रहा है, सब कुछ ये सब देख लिया। और सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट्स के एक एक फंक्शन के बारे में हमने अच्छे से जानकारी ले ली। फिर उसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या होता है सीमेंट का, ये हमने देख लिया कि कितने 4 प्रकार के केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनकी वैल्यू कितनी होती है सीमेंट में, ये देख लिया। और उसके बाद फिर
कैसे जो आपकी जो स्लरी होती है उसे कैल्सिनेशन में कौन कौन से यौगिक बनते हैं उनका क्रम क्या है, और हाइड्रेशन जब होता है तो उसमें कैसे कैसे यौगिक कौन कौन से भाग लेते हैं उनका क्रम क्या है, और पोर्टलैंड सीमेंट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई ये देख लिया हमने। और इसके साथ साथ हमने पूरे सीमेंट के सारे टेस्ट देख लिए, लैब टेस्ट पूरे देखे, और फिर स्थलीय परीक्षण भी हमने लास्ट में देख लिया था कि कौन कौन से स्थलीय परीक्षण होते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जो सीमेंट होती हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब पार्ट फर्स्ट में हमने पूरा सीमेंट के बारे में पूरी जानकारी हमने ले ली है। अब पार्ट सेकंड में हम लोग एग्रीगेट के बारे में जानकारी लेंगे कि एग्रीगेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका यूज़ करते हैं, उनके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और कौन कौन से एग्रीगेट कब यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, इसके बारे में हम लोग इसी जो सीमेंट के संगठक चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है उसके जो पार्ट 2 होगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम लोग उस पे एग्रीगेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मन करे तो शेयर भी कर दें। थैंक यू।